अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने 9th क्लास के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो आपके पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनमें से आपने आइडेंटिफाई करने के कौन कौन से यूनिट मैट्रिसेस या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। मैंने लास्ट टाइम, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच की मैंने मैट्रिक्स के टाइप्स को एक्सप्लेन किया तो आपको ये पता होगा। फिर रो मैट्रिक्स कौन कौन से, कॉलम कौन से और नल कौन से। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हैं ये एमसीक्यूज पे हैं, तो एमसीक्यूज बेस्ड हैं। आपको एमसीक्यूज में आएंगे, कभी भी प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आएगा एज ए शॉर्ट। और इस चीज़ को आप बुक पे ही प्रैक्टिस कर सकती हैं। अगर आपने कॉपी भी करना है तो जिस तरह आपको बेहतर लगे, इजी लगे, आप उस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है आपका वो है ए मैट्रिक्स। उसके अगर देखा जाए तो हर एंट्री क्या है, ज़ीरो है। तो इस तरह के मैट्रिक्स हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि जिनकी एंट्रीज क्या हो सारी की सारी ज़ीरो, तो उन मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, नल मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नल मैट्रिक्स। फिर इस बी मैट्रिक्स में देखा जाए तो इसकी वन रो है, कितनी रो है, वन, और कॉलम कितनी है, थ्री, ऐसी है। लेकिन रो कितनी है, वन। तो यहाँ से पता चल गया हमें कि कौन सा मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। आई होप सो आपको ये समझ आ रही होगी। फिर इसी तरह अगर सी में देखा जाए तो इसकी रोज तो थ्री हैं लेकिन इसके कॉलम कितने हैं, वन है। तो इसका ऑर्डर अगर मैं एक दफ़ा लिखूँ तो क्या होगा, 3/1। मैं आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप भूलें मत। अब इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये भी चीज़ है। अच्छा जी, अब इसके अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद देखी जाए तो वो क्या है, वन है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फिर हम अपने डी मैट्रिक्स की तरफ आए तो देखिएगा ज़रा, इधर जो आपका प्राइमरी रो है या आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, वन है। और जो आपकी इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हो गया। ठीक हो गया। फिर अब ई मैट्रिक्स को अगर देखा जाए तो देखिए इसकी वन रो ही है, वन कॉलम ही है। वन रो ही है और वन कॉलम ही है। ये देखे जाने से तो रो भी होता है, कॉलम भी होता है, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर हम इनकी एंट्रीज को देखते हैं। एंट्री अगर देखा जाए तो एक ही एंट्री है इसकी और वो क्या है, ज़ीरो है। तो जो मैट्रिक्स जिसके अंदर हर एलिमेंट की एंट्री उसकी क्या हो, ज़ीरो है, तो उसको क्या कहते हैं आप, नल मैट्रिक्स। तो इसको क्या कहेंगे आप, नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और लास्ट जो है ये एग्जैक्टली अभी आप सी मैट्रिक्स की तरह करके आ रहे हैं जिसकी एक ही कॉलम है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसी के साथ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1.2 का कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से स्क्वायर मैट्रिसेस भी हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी हैं, कॉलम मैट्रिसेस भी हैं, आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी हैं और नल मैट्रिसेस भी हैं। अब इन इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना, एक मैट्रिक्स की एक से ज़्यादा टाइप्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो एक ही टाइप का हो। तो ज़रा देखते हैं इसका। अगर जब हम ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आ जाएगा आपके पास 2/3। इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, ऐसे ही है। उसके बाद इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह के मैट्रिक्स हमने पढ़ा था जिनकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, कौन से मैट्रिक्स। तो इसको मैं क्या कह दूंगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक तो ये ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया, और अगर ऑप्शन को देखें तो देखें स्क्वायर मैट्रिक्स वो नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर की क्या कंडीशन है कि इनकी जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के नहीं इक्वल। फिर रो मैट्रिक्स वो भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर सिंगल रो नहीं, 2 रोज हैं। कॉलम मैट्रिक्स ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 1 कॉलम नहीं बल्कि 3 कॉलम है। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो कंडीशन है कि मैट्रिक्स क्या आना चाहिए आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन ये मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं होगा आप इसके अंदर प्राइमरी रो नहीं देख सकते। प्राइमरी रो आप मुझे बताएं कैसे बनाएंगे, वो नहीं बना सकते। वो इन द जस्ट किस में बनती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बनती है। उसके बाद नल मैट्रिक्स, तो इसकी सारी एंट्री जीरो नहीं है, सिर्फ एक है, तो इसलिए ये नल मैट्रिक्स भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इधर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को एस से रिप्रेजेंट करूंगा, रेक्टेंगुलर को आर से, रो मैट्रिक्स को मैं फुल लिख दूंगा ROW,
कॉलम को मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप जानते हैं ऑफिशियली आई से करते हैं, और नल को मैं ज़रा एन से करूंगा क्योंकि ज़रा टाइप्स कुछ ज़्यादा भी कंटेन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाए तो इसका ऑर्डर जब मैं देखूंगा तो क्या आ जाएगा 3/1 का। इससे पता चल जाता है हमारा कि सबसे पहले तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसकी 3 रोज और 1 कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्यों? इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने हैं, 1 है सिर्फ, तो इसलिए इसको मैं कॉलम मैट्रिक्स भी कहूँगा। बाकी और कोई मैट्रिक्स नहीं बनता, तो इसलिए मैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पे शिफ्ट हो रहा हूँ। नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखें तो इसकी जो ऑर्डर है वो क्या है 2/2 का, 2/2 का। तो यहाँ से पता चल गया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। उसके बाद ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ये रो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। उसके बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर तो है कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 नहीं है और जो नॉन डायगोनल है वो 0 नहीं है। इसीलिए आपका ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, नल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट जीरो होना जरूरी है। तो ये जो मैट्रिक्स है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। फोर्थ मैट्रिक्स की तरफ देखा जाए तो ये देखें आपके पास इसका जो ऑर्डर जब मैं लिखूंगा तो वो ऑर्डर में बेसिकली क्या लिखूंगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2 का। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक हो गया, क्योंकि इनके ऑर्डर क्या है, सेम है। तो उसके बाद फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी जो प्राइमरी रो है या डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, 1 है सारी, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं आपके पास वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाया जा सकता है। उसके बाद ना ये कॉलम है, ना ये रो है, ना ये नल है, और ना ये रेक्टेंगुलर है। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे इसके क्वेश्चन के शिफ्ट हो रहे हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आपके पास 3 रोज, इसका जो ऑर्डर है 3/2। आप ऑर्डर देख लिया करें, उससे आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो अब आप देख रहे हैं इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो कॉलम है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ से पता चल गया ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद स्क्वायर नहीं हो सकता, ये रो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, कॉलम भी नहीं हो सकता, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, और नल भी नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेक्टेंगुलर। उसके बाद अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो ये क्या है, 1/6 पार्ट का जो ऑर्डर है आपका 1/3। और इससे से पता चल गया कि इसकी रो 1 है, तो ये एक आपका रो मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। उसके बाद क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर भी नहीं है, ये कॉलम भी नहीं है, ये आइडेंटिटी भी नहीं है, और ये नल भी नहीं है। तो सिर्फ कौन कौन से हैं, रो और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद 7th एमसीक्यू में देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3/1 का, 3/1 का। सबसे पहली चीज यहाँ से मैं चली क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैंने पीछे डिनोशन लगाई है, मैं पूरा पूरा वर्ड नहीं लिख रहा, मैं सब सिर्फ उनकी क्या लिख रहा हूँ, डिनोशन, ठीक है, जो मैं अल्फाबेट उनके लिए चूज़ किया। उसके बाद फिर देखा जाए तो इसकी कॉलम कितनी है, 1 है खाली, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ऐसे ही है। तो ये यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं हो सकता, ये रो भी नहीं हो सकता, ये आइडेंटिटी भी नहीं है, और ये नल भी नहीं है। तो फिर ये कौन कौन से हैं जो बच रहे हैं, खाली रेक्टेंगुलर हो सकते हैं क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, और कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है, वो हमें पता चलता है। उसके बाद इसका ऑर्डर देखा जाए तो वो क्या है, 3/3 है, 3/3 है। उसके बाद ये कौन कौन से मैट्रिक्स हो सकते हैं, आपके पास सबसे पहले तो एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो आपस में क्या है, इक्वल है। उसके बाद हमारे पास एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, ये रो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, जैसे सिंगल रो नहीं है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, जैसे सिंगल कॉलम नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। क्यों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आपकी जो प्राइमरी रो है उसका सारे एंट्रीज का 1 होना ज़रूरी है, और बाकी जो एंट्रीज है उनका 0 होना ज़रूरी है, तो ये 0 नहीं है कुछ टर्म्स। और प्राइमरी में 2 आ रहा है जहाँ पे यहाँ पे 1 होना चाहिए था, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। उसके बाद ये नल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके सारे एलिमेंट 0
नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये कौन सा मैट्रिक्स है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद आपके पास नाइन्थ जो मैट्रिक्स है उसमें देखें इसकी जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/2। उसमें अगर देखा जाए तो इसकी जो आपके पास सारी एंट्रीज हैं वो एक तो जीरो है, तो यहाँ से पता चल गया ये एक तो कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है ऐसे ही। उसके बाद देखा जाए तो इसके जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये रेक्टेंगुलर हो गया, और कौन सा मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। ये कॉलम भी नहीं हो सकता, ये आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता, ये रो भी नहीं हो सकता, और स्क्वायर भी नहीं हो सकता। तो ये आप ये दोनों क्या है, आंसर है इस मैट्रिक्स से। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहते हैं फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। और यूनिट मैट्रिसेस का दूसरा नाम है उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। मैं इधर डायगोनल मैट्रिसेस को डी से रिप्रेजेंट कर दूंगा, जो स्केलर हैं उनको एस से, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस हैं उनको ऑफिशियली बुक के अंदर ही आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको इधर भी मैं आई से ही रिप्रेजेंट करूँगा। अच्छा जी, आपको जो पहला मैट्रिक्स है उसमें अगर देखा जाए तो आपके नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। उससे भी पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा विजय, कि आपके पास ऑप्शन कौन कौन सी, एक तो पहले उसको ज़रा देख लीजिए, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। तो इससे आपके माइंड में एक चीज़ आती होगी, इन तीनों मैट्रिक्स की टाइप से हमने एक चीज़ कॉमन पढ़ी थी कि कंडीशन थी कि क्या कि ये तीनों मैट्रिक्स होने चाहिए, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप देखे होंगे जितने भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है इन सारों की जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2 है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा जी, वो स्क्वायर है, तभी हम इनको आइडेंटिफाई इन तीनों के अंदर कर सकते हैं। अब करते हैं, तो देखिएगा ज़रा, ये आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज तो ज़ीरो है, और ये आपकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, सेम है, और वो क्या है, 4। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज तो ज़ीरो, नॉन डायगोनल एंट्रीज तो ज़ीरो है, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से एटलीस्ट वन आपकी जो डायगोनल एंट्री है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों एक तो ज़ीरो नहीं है, और रिक्वायरमेंट वन की है, लेकिन हैं सारी नहीं। एंड दूसरी बात, ये सेम है, ये क्या है, सेम है। तो सेम जिस मैट्रिक्स में होती है वो स्केलर मैट्रिक्स में होती है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक हो गया। अब अगर मैं सेकंड मैट्रिक्स में हूँ तो देखें इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, डिफरेंट है, और वो नॉन ज़ीरो है ऐसे ही है, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, ज़ीरो है। तो जो इस तरह के मैट्रिक्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक हो गया। अब अगर हम थर्ड मैट्रिक्स पे आए, देखें ये क्वेश्चन में फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की वीडियो देखी है तो आपको ये करते हुए आसानी होगी, समझ आ रही होगी जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसमें अगर देखा जाए तो आपकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, 1 है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 है। अच्छा, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये अब इस सूरत के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम भी हैं और 1 भी हैं, तो आप कह रहे हैं कि स्केलर भी हो सकता है और आइडेंटिटी भी। लेकिन देखिए, मैंने जब इस तरह की सिचुएशन आ रही थी तो आपने किस बेस पे चलना होता है, आपने एंट्रीज की बेस पे चलना होता है। और हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बेसिकली पढ़ा था कि क्या कि अगर आपकी जो डायगोनल एंट्रीज की वजह 1 हो जाए और बाकी नॉन डायगोनल 0, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, आइडेंटिटी। तो इसलिए हम इसको नाम क्या देंगे, आइडेंटिटी का नाम देंगे, स्केलर मैट्रिक्स का नाम नहीं देंगे। फिर आपको जो डी मैट्रिक्स है उसकी तरफ जब हम देखते हैं तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से जो एक डायगोनल एंट्रीज की है वो नॉन जीरो है, बाकी जीरो है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो भी क्या है, जीरो है। तो एक डायगोनल ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट 1 एटलीस्ट नॉन जीरो हो, बाकी सारे क्या हो, जीरो हो सकते हैं। तो इसलिए इसको मैं क्या कहूँगा, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर उसके बाद ई मैट्रिक्स है, तो देखिए ई मैट्रिक्स को अगर मैं सॉल्व करके लिख लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 5 - 3 2, फिर 0 0 एंड 1 + 1 2। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है जो आपकी डायगोनल है, आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं, वो हैं सेम, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको मैंने किसी नोट कर दिया, ऐसे आपने लिखना पूरा ही स्केलर मैट्रिक्स, या ऑप्शन आपके पास पूरी लिखी है आपने उसी को टिक मार्क। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन।
अच्छा जी, आप वो कह रहे हैं आपने मैट्रिसेस से क्या फाइंड करने, नेगेटिव फाइंड करने हैं, और आपके पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, कौन कौन से, ए बी सी डी एंड ई, जब उनकी वैल्यूज ही हैं वो सारी, तो आपने उनका बेसिकली क्या फाइंड करना है, नेगेटिव, मतलब उनका नेगेटिव कैसे लेते हैं, उनके सारों के साइन चेंज करके। तो इधर नेगेटिव ऑफ ए जब मैं लिखूंगा, नेगेटिव ऑफ ए, वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के, और माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 0 -1, ऐसे ही है। तो माइनस टू से अंदर साइन क्या हो जाएंगे, सारे के सारे चेंज, तो ये +1 था, ये -1 हो जाएगा। जीरो के साथ साइन कभी भी चेंज नहीं होता, ना प्लस का लगाते हैं ना माइनस का, और जो -1 था वो क्या हो जाएगा +1 में, और मैं प्लस नहीं लगा रहा, तो ये आपका मैंने नेगेटिव ले लिया। इसी तरह जब मैं बी का नेगेटिव लूंगा तो -b = -3 × 2 -1 एंड 1, ऐसे ही है। उसके बाद ये जब माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आपका क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ बी। इसी के साथ सी मैट्रिक्स को देखा जाए तो जब मैं इसका नेगेटिव लूंगा तो उसी तरह आपने क्या इसको बेसिकली नेगेटिव को अंदर साइन से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, 2 3 6 2, और क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं तो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। आई होप सो आपको इन चीज़ों की समझ आ रही है। अगर आपने डेफिनेशन क्लियरली समझी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो डी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स क्या है कि आप इसका भी नेगेटिव लेना है, तो -t = माइनस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, -3 -4 2 एंड 5। उसके बाद जब मैं इसका नेगेटिव अंदर सारे साइन से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, तो ये आपका क्या है, नेगेटिव ऑफ डी का आंसर। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, ई पार्ट पे, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली नेगेटिव भी फाइंड करना है, तो करते हैं। तो नेगेटिव ऑफ ई = नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ई, ई की जगह उसका मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, 1 2 -5 एंड 3। उसके बाद नेगेटिव ऑफ ई = नेगेटिव, इस माइनस की साइन में जितने साइन है वो क्या हो जाएंगे दोबारा चेंज, तो -1 जो पॉजिटिव है, और जो 2 भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, -5 नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव। आप प्लस का साइन लगा देंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी वो सही होगा। अच्छा जी, इसी के साथ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कहते हैं फाइंड करना है आपने ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने अगर ट्रांसपोज की डेफिनेशन को रोज समझा तो हमने उसमें बेसिकली क्या करना था, रोज को कॉलम इंटरचेंज या कॉलम को रोज के अंदर इंटरचेंज। आज मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूँ, ये आप अपने माइंड में रखिएगा, जब भी आप कॉलम को कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमेशा क्या बन जाएगा, रो मैट्रिक्स, और जब भी आप रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। देखें जरा, अभी जो ए मैट्रिक्स है ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, क्यों, इसकी कितनी रोज है, 1 रोज है। तो जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का क्या लेना है ट्रांसपोज, तो उसके ऊपर छोटा सा क्या लिखना है, टी लिखना है, उसके बाद 0 1 -2 जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी छोटा सा क्या लिख देना है, टी। तो इससे क्या पता चला कि हम इसका क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज। उसके बाद आप उसका क्या ले सकते हैं, ट्रांसपोज ले सकते हैं। अच्छा जी, जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो ट्रांसपोज में बेसिकली मैं इस पूरी कॉलम को रो के अंदर क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। ठीक हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो आपने देखा था कॉलम में और किस में चेंज हो गया, रो में, तो ये मेरा पॉइंट प्रूव हो गया। इसी तरह अभी आपके पास एक रो मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं जब इसका ट्रांसपोज दूंगा तो देखिएगा बी ट्रांसपोज = 5 1 -6 इसका ट्रांसपोज। अब जब इसका ट्रांसपोज ले लूँगा फाइनली तो देखिएगा ज़रा कि ये अब आपकी बेसिकली क्या है, पूरी की पूरी एक रो है, उसको कॉलम में चेंज कर दूंगा तो 5 1 एंड -6। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया है, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में चेंज, और आपका बी का ट्रांसपोज आ गया। तो यहाँ से मेरा सेकंड पॉइंट भी जो मैंने आपको बताया था प्रूव हो गया। अच्छा जी, अब आप जब सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि यहाँ पे आपने रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम
रो को कॉलम में चेंज करूं तो देखिएगा C इज इक्वल टू 1 2 रो है, इसको कॉलम में लिखूंगा तो 1 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह 2 - 1 है तो 2 इधर आ गया कॉलम में और -1 उसके नीचे। फिर इस तरह 3 0 रो में है तो जब इसको कॉलम में लिखूंगा तो इस तरीके से आ गया। तो ये मैंने भी क्या किया, रोज को कॉलम के अंदर इंटरचेंज। अच्छा, एक स्टेप आपने इससे पहले करना है क्या कि ऊपर आपने ट्रांसपोज लिख लेना है। यहाँ पे स्टेप आप कर लें इज इक्वल टू 1 2 3 2 - 1 0 और उसके ऊपर ट्रांसपोज और फिर इसका क्या ले लें ट्रांसपोज। अच्छा जी, मैंने एक चीज़ बतानी थी, अभी मैंने रोज से कॉलम में गया हूँ और अगर मैंने कॉलम से रोज में जाना हो तो देखिएगा तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो करके देखें एक दफ़ा। तो ये देखिएगा ज़रा, आपके पास ये क्या है, पूरी की पूरी कॉलम है। तो मैं कॉलम को किस में चेंज करने लगा हूँ, ट्रांसपोज लेके इसको रो के अंदर। तो ये 1 2 3 और जब इस रो को करूँगा तो 2 - 1 0। तो आपका आंसर देखिए क्या है, बिल्कुल सेम है। और करनी एक चीज़ है, दोनों आप एक एट ए टाइम नहीं कर सकते, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, विच इज टी मैट्रिक्स। आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो उसी तरीके से टी टी ऊपर छोटा सा टी डालेंगे और इसी तरह मैट्रिक्स के ऊपर भी 3 5 और ऊपर टी। अब इसका क्या ले लेंगे हम, ट्रांसपोज लिख लेंगे, ले लेंगे। ट्रांसपोज के लिए मैं रो को कॉलम में चेंज करूँ तो 2 3 ऐसे आ जाएगा और इसी तरह रो सेकंड रो को भी कॉलम में तो 0 5। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने पहले रो को कॉलम में किया तो सेकंड कॉलम को रो में नहीं करना, फिर आपने सेकंड भी रो को ही कॉलम में करना है। आप इस तरह बार बार चेंज नहीं कर सकते कि पहले मैं इस तरह करूँगा फिर इस तरह करूँगा। जिस तरह आपने स्टार्ट कर दी है आपने सॉल्व, उसी तरह फिर उस पूरे क्वेश्चन को ट्रांसपोज लेना है। उसके बाद ई मैट्रिक्स में अगर ट्रांसपोज लेता हूँ तो देखिएगा ज़रा, सिमिलर है वैसे ही 2 - 4 3 5। इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं रो को कॉलम में चेंज करूँ तो 2 3 देन -4 एंड 5। एक चीज़ आ जाएगा, साइन नहीं चेंज होंगे, साइन हमेशा उनके जो हैं वो साथ रहेंगे। उसके बाद इसी तरह एफ का ट्रांसपोज लेने लगा हूँ मैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 3 2 एंड 4, 1 3 एंड 2 एंड 4 और ऊपर ट्रांसपोज। फिर इसका मैं क्या ले लूँगा, ट्रांसपोज। तो ये क्या गया 1 3 कॉलम है, इसको मैं रो में कर रहा हूँ और ये 2 4 कॉलम है तो इसको भी मैं रो में। ये एफ का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अच्छा जी, इसी के साथ अब हम अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2 के लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि वेरीफाई करें, क्या वेरीफाई डेट इफ ए इज इक्वल टू 1 0 2 1 और बी की वैल्यू, बी मैट्रिक्स है 1 2 1 0, देन ए ट्रांसपोज लें और उसका दोबारा क्या लें, ट्रांसपोज। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। तो करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने इस चीज़ को प्रूव करने से राइट हैंड साइड तो हमारे पास ऑलरेडी क्या गिवन है, इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड है उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इसको फुल फॉर्म में अगर आप चाह रहे हैं लिखना तो वो भी एक दफ़ा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, L.H.S। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करेंगे विच इज ए। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का अंदर वाला विच इज ए ट्रांसपोज। अच्छा जी, ए ट्रांसपोज लेना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमारे पास ए मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे 1 0 2 एंड 1। फिर इस ए मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो देखिएगा 1 0 क्या है, कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दूंगा। 2 1 भी कॉलम है तो इसको भी रो में चेंज कर दूंगा। तो आपके पास बेसिकली क्या आ गया है, 1 2 एंड 0 1। मैंने गैप देना चाह रहा था। अब आपका ट्रांसपोज क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 0 1। इसी तरह अब ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व हुआ है, उसके बाहर क्या कि जो ए ट्रांसपोज है उसको दोबारा क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो मैं इसी का अगर दोबारा ट्रांसपोज ले लूँ, ए ट्रांसपोज का दोबारा क्या ट्रांसपोज, तो ये देखें किसके इक्वल आ जाएगा। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है तो 1 2 अभी इधर क्या है आपके सामने, कॉलम है। 1 2 क्या है,
कॉलम है तो मैं इसको किस में ले जाऊंगा, रो के अंदर। ये है कॉलम तो इसको मैं रो में ले गया। इसी तरह ये भी आपका क्या है, कॉलम है तो इसको भी मैं किस में ले गया, कॉलम है। तो अब आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की ए ट्रांसपोज कर जब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, वो क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ए के इक्वल होना चाहिए, तो आपका आंसर भी सही सी बात ए के इक्वल आएगा। तो अगर हम अपना ए मैट्रिक्स देखें 1 0 2 1 और दोबारा फाइनल आंसर देखें तो क्या आ रहा है 1 0 2 1। तो यहाँ से पता चल गया कि हम अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो से ओरिजिनल मैट्रिक्स से क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ हमारा कि अगर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स से इक्वल होगा। इसी तरह बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब मैं लूँगा, आप इधर एक अलग साइड करना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या है कि ए बेसिकली ए है ना, तो ए की क्या वैल्यू है 1 0 2 1। और यहाँ से क्या प्रूव हो गया, ए ट्रांसपोज का इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। और ये कैसे प्रूव हुआ, उससे पहले आप एक लास्ट चीज़ लिख लें इसके अंदर, और विच इज़ यहाँ पे आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उसके बाद ही प्रूव होगा ना, क्या प्रूव होगा, हेंस प्रूव्ड आपका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है उसी मैट्रिक्स से। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, विच इज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अगर अब मैं इधर अपनी क्या लूँ, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट वाला पार्ट सबसे पहले बी होना चाहिए हमारे पास, और बी मैट्रिक्स है 1 2 1 0। ठीक हो गया। अब बी का ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, विच इज बी ट्रांसपोज। तो बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो मैं इधर कॉलम को रो में चेंज करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। इसी तरह सेकंड कॉलम को मैं जब मैं रो में चेंज, ठीक हो गया। फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है कि उसको हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है, बी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज मैं लेता हूँ। बी ट्रांसपोज का जब मैं दोबारा ट्रांसपोज लूँगा, देखिए ये दोबारा कॉलम को मैं जब रो में इंटरचेंज करूँगा तो आपके पास जो आंसर है वो वापस वही बन जाएगा। तो यहाँ से आपकी राइट हैंड साइड ऊपर से क्या है, b इज इक्वल टू 1 2 1 एंड 0। तो यहाँ से प्रूव हुआ हमारे पास, क्या प्रूव हुआ, राइट हैंड साइड ऐसे ही है। और हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया जी आपका, बी ट्रांसपोज का जब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, उसी मैट्रिक्स के ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये था आपका आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो इसको अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको कहूँगा कि इसको एक दो रिप्ले करके देख लें, और कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना तो आप मेरे से उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।